मित्रों, दिन में जो हमारी बात हुई जिस तरीके से कि एक फर्रुखाबाद में जो विधानसभा सदन के लिए बीजेपी से दावेदार प्रत्याशी हैं प्रभात अवस्थी जी, जिनका पूरा पिछला कार्यकाल बेहद ही बीजेपी को समर्पित रहा है। जिले के हालात के बारे में उन्हीं से आज चर्चा कर लेते हैं कि पूरे हालात क्या हैं, आने वाले समय में वो किन वादों और दावों के साथ में अपना जो है इस टिकट की दावेदारी फर्रुखाबाद में पेश कर रहे हैं। हमारे साथ में फर्रुखाबाद में वरिष्ठ पूर्व पत्रकार भी हैं और दूसरी बात बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से। मैं सीधा उन्हीं से बात करता हूं कि आने वाले समय में क्या उनके मुद्दे रहेंगे, और अगर इस पूरे फर्रुखाबाद के लोग जो हैं ये फेसबुक पेज पर जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर वो उनसे जानकारी कुछ चाहते हैं और आने वाले समय में बीजेपी में अगर उनको टिकट मिलती है तो वो फर्रुखाबाद को लेकर क्या विकास के दावे रहेंगे, तो ये ऑनलाइन आप पूछ भी सकते हैं। तो मैं सीधा सवाल मैं उनसे आपके माध्यम से सीधा सवाल उनसे करता हूँ। सर, क्या आपकी व्यवस्थाएं आने वाले समय में आपने किस दम पर जो था ये चुनाव की टिकट मांगी और कैसे फर्रुखाबाद के लोगों को देखेंगे? मैं बचपन से ही संघ से जुड़ा और आपातकाल में पिताजी के मीसाबंदी होने के बाद जब सन 77 में चुनाव हुआ, उस समय जनता पार्टी से पिताजी का चुनाव लड़ना था, लेकिन संयोग और परिस्थितियों बस परिवर्तन हुआ और वह चुनाव स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना पड़ा। बचपन से ही जब जनता पार्टी बनी और उसके बाद सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तो मेरा परिवार और मेरा घर राजनीति का केंद्र रहा, और केंद्र होने के नाते सन 1981-82 तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का प्रमुख केंद्र हुआ, और उसके नाते मैं सीधे सीधे बचपन से ही राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। विद्यार्थी परिषद में काम किया और राजनीति में एक लंबे समय से काम करते करते फर्रुखाबाद जनपद ही नहीं बल्कि उस समय फर्रुखाबाद कन्नौज एक ही जनपद हुआ करता था, सीधे चुनाव से लेकर के संगठन तक की भूमिका में मैंने काम किया और फर्रुखाबाद के प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक ब्लॉक को बहुत गहराई से मैंने समझा है और देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जो कहना चाहिए कि मेरे रक्त में समाई हुई है, जो सिद्धांत हैं, विचारधारा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं हैं वो मेरे शरीर में समाई हुई हैं, जिनसे मैं ना तो अलग हो सकता हूं और ना ही अलग होने की सोच सकता हूं। राजनीति में बदलाव आए हैं और जो अपेक्षा फर्रुखाबाद जनपद के वासियों की थी कि कुछ राजनीति में फर्रुखाबाद जनपद ऊंचाइयों को छुएगा, कुछ विकास होगा, और उन विकास के मापदंडों पर विभिन्न समय में राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो चुनाव जीत करके जनप्रतिनिधि हमारे पहुँचे, वो उतने खरे साबित नहीं हुए। आज फर्रुखाबाद जनपद का दुर्भाग्य है कि फर्रुखाबाद जनपद दो भागों में विभाजित हुआ। कन्नौज जनपद अलग बना, फर्रुखाबाद अलग बना, और जब से कन्नौज जनपद बन गया है तब से फर्रुखाबाद के विकास की जो गति थी वो और क्षीण हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते केवल एक चीज़ सोचता हूँ कि नेता वही है जो जनता के बीच अपना संवाद स्थापित कर सके, जनता के बीच अपना विश्वास कायम कर सके और जनता में ऐसा भाव प्रकट कर सके कि जैसे कि वह नेता जनता की आवाज़ बन करके सामने प्रकट होता है। आज संकट इस बात का है कि हम जनता की आवाज़ बनने की जगह अपनी आवाज़ और अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में हम सब कहीं न कहीं लगे रहे। इसलिए फर्रुखाबाद जनपद आज भी उस विकास की गति को नहीं प्राप्त कर सका जिस गति को प्राप्त करना चाहिए था। फर्रुखाबाद जनपद पौराणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इसके विकास की तमाम असीम संभावनाएं हैं। ऐसे ऐसे केंद्र हैं
जिनका अगर विकास हुआ जाए तो ये फर्रुखाबाद जनपद पर्यटन के केंद्र के रूप में विश्व में भी जाना जा सकता है। देखिए, फर्रुखाबाद में मेरा एक सवाल है, आपको मैं रोकना चाहूँगा कि सीधी सी बात है, फर्रुखाबाद में नेताओं की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप इस राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या आपके मन में कोई इसको लेकर विशेष विचार है? देखिए, फर्रुखाबाद की राजनीति में नेता जिनको हम कहते हैं वो वास्तव में नेता नहीं है। नेता तो वो होता है जो जनता की आवाज़ और जनता के हितों के लिए कहीं मुखर होकर के काम कर सके और जनपद के विकास के लिए काम कर सके। दुर्भाग्य है कि फर्रुखाबाद ने जनप्रतिनिधि तो चुन के दिए हैं, लेकिन जनता की आवाज़ और जनता के हितों के लिए उतना नहीं कर सके जितना उनको करना चाहिए था। और मैं राजनीति में बचपन से हूँ, इसलिए मुझे कहीं अलग से आने की आवश्यकता नहीं है। ये फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है, या कहना चाहिए मेरा अपना मानना है कि हमको वो अवसर नहीं मिल पाए जो मुझे मिलने चाहिए थे या मेरे परिवार के लोगों को मिलना चाहिए था। देखिए, पारिवारिक राजनीति तो यहाँ फर्रुखाबाद का इतिहास रही है, पारिवारिक राजनीति यहाँ फर्रुखाबाद का इतिहास रही है, लेकिन आपके पुराने जो अनुभव हैं इस राजनीति में, जैसा कि आपने अभी कहा कि बचपन से मैं राजनीति में हूँ, तो बचपन से लेकर आज जो सदर में विधायक हैं, सदर में एक वो भी एक परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पैतृक परिवार से, जो पैतृक राजनीति उनके यहाँ भी है, तो आपके पूरे फर्रुखाबाद में जो राजनीतिक स्तर है उसको लेकर क्या अनुभव है आपके? देखिए, फर्रुखाबाद में पारिवारिक राजनीति तो अब एक परंपरा बन गई। राजनीति में जो परिवार स्थापित हो जाता है वो अपने परिवार से राजनीति को हटने नहीं देना चाहता, लेकिन अब राजनीति का स्वरूप बदला है और जनता का सोच भी बदला है। जनता ये नहीं चाहती कि किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति परिवार की बन जाए राजनीति। राजनीति में उसको आगे आना चाहिए जो समाज हित के लिए कुछ सोच सके, कुछ विचार कर सके और अपना भी कुछ कॉन्सेप्ट रखे कि हमें विकास के लिए, समाज के लिए क्या करना है। देखिए, अभी एक ऑनलाइन सवाल आ गया है राजेश मिश्रा का। राजेश मिश्रा हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी हैं और शायद जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने आपसे प्रश्न किया कि जनपद के विकास के लिए आपका क्या प्रयास होगा, किस तरह से आगे रूपरेखा आप बनाएंगे जनपद के लिए? देखिए राजेश जी, जो आपने विकास का प्रश्न पूछा है, फर्रुखाबाद में आज की तारीख में कोई भी नेशनल हाईवे जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए था, कनेक्टिविटी जुड़ना चाहिए था, वो नहीं जुड़ी। मैं बताऊं आपको कि सन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश संगठन के द्वारा इस जनपद के विकास के लिए कुछ प्रमुख चीज़ें मांगी गई कि कुछ बिंदुओं पर जिन पर विकास कार्य किया जा सके। मैंने उस समय जिलाध्यक्ष हमारे दिनेश कटियार जी थे, लेकिन चूंकि विकास का कोई कॉन्सेप्ट अन्य नेताओं के पास नहीं था तो मुझसे कहा गया कि आप विकास कार्य जो फर्रुखाबाद जनपद में होने चाहिए उनके विषय में भेजिए। उस समय एसोसी श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो सारे काम केंद्र सरकार से होने थे। तो मैंने फर्रुखाबाद जनपद की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इस जनपद का सही विकास हो, इसके लिए 14 विकास के कार्यों की एक सूची प्रदेश संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजी गई और उसको में जो कनेक्टिविटी की बात थी तो उसमें ब्रॉडगेज की लाइन परिवर्तन का काम शुरू हो चुका था और कासगंज से लेकर के मथुरा, कानपुर से लेकर के मथुरा तक रेलवे की जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन की काम बात थी वो उस प्रस्ताव में मैंने दी थी और वो काम पूरा हुआ। फर्रुखाबाद होते हुए बम्बई तक ट्रेनों का आवागमन हो, इसलिए गोरखपुर से बॉम्बे और कानपुर से बॉम्बे की एक ट्रेन भी चलाई गई। कुछ प्रस्ताव हमने इस जनपद के दृष्टि से दिए थे कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से नौका का जो है संचालन और जल विहार का संचालन हो, वो भी एक प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कुल मिलाकर के जो हमने 14 विकास कार्य के जो दिए थे उनमें से 5 या 7 कार्य हो सके हैं।
उनमें हमने जो रेलवे सेतु के जो ओवरब्रिज का था, कुछ अंडरपास वे के भी थे, और कई प्रस्ताव जो हमारे स्वीकृत हुए हैं, उन 14 में लगभग 6 या 7 कार्य मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में वो कार्य विकास के हुए हैं। लेकिन अभी विकास, ये सब जितने भी आप विकास की बात कह रहे हैं, ये सब विकास के कार्य जो है, जो वर्तमान में सांसद है वो कहते हैं कि मैंने पास करवा दिए। देखिए, 2 चीज़ें समझ लेना चाहिए। प्रस्ताव देना मेरा काम था, उन पर प्रयास करना सांसद और जनप्रतिनिधि का काम होता है, और समाज वो जानता है जो दिखाई पड़ता है, और दिखने बनने के बाद उन पर उद्घाटन जो भी होगा, उस पर जो भी पत्थर लगेंगे वो जनप्रतिनिधियों के लगेंगे, मंत्रियों के लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट और विचार कार्यकर्ता का भी हो सकता है, जनता के किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की एक आइडियोलॉजी को जो है सांसद आगे बढ़ा रहे हैं केवल। 2 चीज़ें हैं, सांसद के अपने भी विचार हो सकते हैं। सांसद ने बहुत सारे कामों पर अपने विचार सदन में भी रखे हैं, और मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि अपने राजनीतिक काल में सबसे मुखर सांसद अगर आज हैं तो वो श्री मुकेश राजपूत हैं, जिन्होंने सदन में कृषि से लेकर के अन्य कई विषयों पर चर्चा सदन के अंदर की और विकास की बात उन्होंने कही। इससे पूर्व के सांसदों ने बहुत सारे विकासों की चर्चा सदन के अंदर नहीं की थी, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। अभी एक ऑनलाइन सवाल और आ गए हैं, कुछ 2-3 सवाल हैं, लेकिन एक बासु गुप्ता ने सवाल किया है कि फर्रुखाबाद से एक्सप्रेस वे क्यों छीन लिया गया, बाकी जनपदों को देखते हुए फर्रुखाबाद पीछे क्यों रह गया है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, फर्रुखाबाद से जो गंगा एक्सप्रेसवे निकलना था, हम सब की आकांक्षा थी कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे किनारे बनना चाहिए था। कहीं न कहीं इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का जो दबाव या जो बात होनी चाहिए थी, वो बात रखने में शायद सफल नहीं हुए, और इस कारण से गंगा एक्सप्रेसवे, नाम गंगा एक्सप्रेसवे होने के साथ साथ वो फर्रुखाबाद से अछूता रहा। और अगर कोई इस प्रकार की कोई टेक्निकलिटी थी तो उस विषय को भी जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच उसी समय रखना चाहिए था जब ये एक्सप्रेसवे का रूट बन रहा था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी नाकामी भी कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के ही खाते में आती है। अच्छा, अभी एक और सवाल आ गया है कि ये जो जैसे फर्रुखाबाद जो है महाभारत कालीन सभ्यता नहीं अपितु रामायण कालीन इतिहास में रहा है, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में कोई विकास की योजना किसी माननीय ने ना कोई बनाई और ना कोई उनके पास विजन है, तो आने वाले समय में क्या ऐसा कोई जनप्रतिनिधि फर्रुखाबाद में आएगा जो इन सब विजन को देख के चले? देखिए, फर्रुखाबाद महाभारत कालीन पौराणिक स्थल है, और पिछले समय में मैंने एक पंचाल शोध एवं विकास परिषद का गठन किया था। उस समय डॉक्टर महेश शर्मा जी पर्यटन और केंद्र में पर्यटन मंत्री थे, और उनको मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को दिया था। उन्होंने कई केंद्रों पर उसमें आख्या भी मांगी और उनके विकास के लिए काम करने की बात कही। मूलतः फर्रुखाबाद में जब भी विकास की चर्चा होती है तो संकिसा के नाम आता है और कंपिल का नाम आता है, लेकिन कंपिल और संकिसा के अलावा भी बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जिन पर विकास होना चाहिए। और एक संकिसा का जो विकास होता है वो केवल बौद्ध के नाते माना जाता है कि संकिसा बौद्ध केंद्र है, लेकिन संकिसा बौद्ध केंद्र नहीं, ये राजा जनक के भाई की राजधानी भी रही है। इच्छुमती ने जो आज काली नदी है वो इच्छुमती नदी के रूप में पौराणिक ग्रंथों में दर्ज है। आज सिंगी रामपुर का भी इस नाम आना चाहिए। नैमिषारण्य के जो हमारे साधु संत रहे वो सब यहाँ से जाते रहे, यहाँ से मानसरोवर की यात्रा करते रहे, स्वर्गद्वारी इसको कहा गया, अपराकाशी के रूप में यह विख्यात रही, और महाभारत में धौम्य ऋषि का आश्रम भी यहीं रहा। इन सबको देखते हुए अभी प्रदेश सरकार ने हर जनप्रतिनिधि से पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए कुछ केंद्र मांगे थे और उनका विकास कराने की योजना भी बनाई और उसके लिए धन भी आवंटित किया। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने किन किन स्थानों को प्रमुखता दी है पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए, ये उन जनप्रतिनिधियों का स्वविवेक काम किया और वो उस रूप में चर्चित नहीं हो पाए। यद्यपि उनमें विकास के नाम पर धन खर्च हुआ है प्रदेश सरकार के द्वारा। मेरा एक अपना मानना है कि इस जनपद को
महाभारत कालीन जो परिपथ, महाभारत का परिपथ बनेगा, जैसे रामायण परिपथ के नाते उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, वैसे महाभारत परिपथ का अंतर्गत इसको जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि कंपिल द्रुपद की राजधानी है, पांचाल क्षेत्र की राजधानी है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है वो इसी कंपिल से लिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ विकसित होनी चाहिए। इसलिए मैं इनका सबका विकास कराने की अपनी एक योजना रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे शून्य हैं। पर्यटन के रूप में ही एक पर्यटन उद्योग के रूप में इसको, जनपद को विश्व के मानचित्र पर लाना होगा, तभी यह वास्तविक रूप से विकास की आगे गति प्राप्त हो सकेगी। अभी तक आप जो है साइलेंट राजनीति में रहे, जैसा कि अभी तक जैसा जानकर मतलब दिखाई देता है जमीनी स्तर पे आप थोड़ा साइलेंट राजनीति में रहे, लेकिन अब जो है आप लगातार फॉर्म में और फ्रेम में आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या है आपका आने का लक्ष्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रदर्शन की राजनीति नहीं रही। जो प्रदर्शन की राजनीति अन्य दलों में है वो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति सिद्धांत के विचारधाराओं में नहीं थी। सबसे पहले जब वर्ष 1996 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी मैंने फर्रुखाबाद विधानसभा से आवेदन किया था और टिकट मांगी थी। उस समय माननीय यशस्वी सुंदर सिंह भंडारी जी उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी हुआ करते थे, माननीय कल्याण सिंह जी उस उत्तर प्रदेश के राजनेता थे। लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां थीं। उन परिस्थितियों के कारण पार्टी ने टिकट देने से मना किया, क्योंकि तुलनात्मक रूप से स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी मुझसे काफ़ी कद्दावर नेता थे। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ों पर विचार करके ये हुआ कि आगे चला जाए, लेकिन उसके बाद उनका दुखद घटनाक्रम हुआ, उनकी हत्या हुई और हत्या के बाद वो क्रम बदलता रहा। उसके बाद वर्ष 2012 में भी मैंने आवेदन किया, वर्ष 2017 में भी किया। जैसा कि मेरा अपना सोच है, राजनीति शोर शराबा और प्रदर्शन और दिखावे से दूर अंदर तक बैठ कर के काम करने की नीति है। जो अच्छे श्रेष्ठ राजनेता होते हैं वो प्रदर्शन और बाह्य आडंबरों से दूर होते हैं, बल्कि वह समाज के हित के लिए और प्रदेश के जनपद के हित के लिए अपना विचार रखते हैं, और मैं उसके साथ हूं और उसी विचारधारा से काम करता हूं। आपकी छवि एकदम बेहद साफ और एकदम आप सीधा और स्पष्ट बोलते हैं, ये बेहतर आपकी शैली है। लेकिन वर्तमान के राजनीतिक परिवेश में आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब सबसे बड़ी बात है क्योंकि राजनीति आज की बहुत अजीबोगरीब होती जा रही है, तो आपकी शैली तो अलग है, तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इस परिवेश में? देखिए, राजनीति अपने आप में बहुत स्पष्ट और स्वच्छ राजनीति, समाज को हित साधने वाली राजनीति होती है। बस अंतर इतना है, राजनीति और सत्ता नीति में परिवर्तन है। जब सत्ता के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं तो हम उन सारे आडंबरों को, उन सारे बाहर चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं जिससे कि हम सत्ता हासिल कर सकें। आज जो परिस्थितियां हैं, आज समाज में, आज का युवा वर्ग, आज का समाज उन सबसे ऊब चुका है। आज वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो जो ईमानदार हो, स्पष्ट हो और साफ बात कहने का सक्षम हो, और कम से कम उसके चेहरे पर, उस पर दामन पर कोई ऐसा दाग ना लगा हो जिससे कि वह अपना मुंह छिपाता घूमे। जनता के बीच आकर के मुखर होकर के कोई सही बात कहने वाला भी तो हो। आज राजनीति की आवश्यकता भी है, और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिवेश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है और राजनीतिक दिशा भी बदल रही है। स्पष्ट सोच, साफ सुथरी सोच, ईमानदारी सोच के साथ आगे राजनीति बढ़ेगी। यही आज की आवश्यकता भी है और यही समाज सोचता भी है। मैं उसी के साथ हूँ। दो सवाल अभी ऑनलाइन आ गए हैं। एक व्यक्ति हैं अनुज पांडे जी, पूछ रहे हैं कि मतलब प्रदेश सरकार जो है लगातार गड्ढा भरने की बात कर रही है, लेकिन हमारी बेवर रोड की सड़क जो है वो बनने की स्थिति में नहीं है, तो क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों की ये समस्या है कि अधिकारी स्तर पे समस्या आ रही है? देखिए, गड्ढा मुक्त अभियान जो है प्रदेश सरकार का अभियान था, और वास्तव में सही बात तो ये प्रश्न आज मुझसे पूछने की जगह अगर किसी जनप्रतिनिधि से पूछा जाता, बल्कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से या सांसद से पूछा जाता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर भी मैं इसका समुचित उत्तर दूंगा, क्योंकि ये जो ग्वालियर से लेकर के इटावा होते हुए जो हमारा हाईवे है लिपुलेख तक, ये नेशनल हाईवे में चला गया है, और इस
हाईवे को नेशनल हाईवे में जाने के बाद स्टेट सरकार इसके निर्माण पर कोई धन व्यय नहीं करना चाहती थी, या ये कहना चाहिए इसको गड्ढे मुक्त करने में जो काम स्टेट सरकार को करना चाहिए वो करने में अपने को असफल समझा जाए, या ये कहना चाहिए कि धन आवंटन की प्रक्रिया में रुकावट आई। लेकिन इस प्रकार के काम को पूरा किया जाए इसके लिए स्टेट सरकार ने कुछ धन भी आवंटित किया है, जैसा कि अभी भोजपुर के यशस्वी विधायक नागेंद्र सिंह जी ने और माननीय सांसद जी ने इस विषय को रखा था और समाचार पत्रों में भी छपा था। मुझे लगता है कि उस गड्ढे वाली सड़क से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आगे चल करके साल 2 साल में ये सीधा नेशनल हाईवे हमारा बनेगा तो उससे फर्रुखाबाद की कनेक्टिविटी भी जुड़ेगी। एक ऑनलाइन सवाल ये है, ये भी ऑनलाइन सवाल है, अनुराग सिंह। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन वजन है इस सवाल में। आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधि जीरो रहे हैं और जनता भी जानती है, साथ हम भी जानते हैं, परंतु राज्य स्तर पर या देश स्तर पर प्रतिनिधित्व करने में भाजपा के अलावा कोई नहीं है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं या नहीं? देखिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को जितना मुखर होकर के अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, अपने विधानसभा की बात रखना चाहिए था, वो पूरे कार्यकाल में कहीं नहीं दिखाई दिया। और सही बात तो ये है कि जनता भी इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। जनता चुनाव के समय ही क्यों पूछती है कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया? 4.5 साल भी थे। जनता को मुखर होकर के अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था, जवाब मांगना चाहिए था कि आप कर क्या रहे हैं। मैं इस चीज को कतई पसंद नहीं करता हूं कि हमारा जनप्रतिनिधि मौन रहे या मूक रहे या रबर स्टैंप होकर के अपनी भूमिका निर्वाह करे। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं। भले ही हमारी केंद्र में, प्रदेश में सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व था कि हम अपनी बात को मुखर होकर के सदन में रखते, समाज में रखते, जनता के बीच रखते, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। कुछ जनप्रतिनिधि, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी समस्या रही कि जो सरकार और प्रतिनिधि आपस में सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा, ऐसा भी दिखाई दिया कुछ समयों पे। तो उसमें क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि उसमें तो जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेता की छवि खराब होती है। 2 चीजें हैं। सामंजस्य बैठालना जनता का काम नहीं। सरकार बनने के बाद जनता ने जनप्रतिनिधि चुन करके भेज दिया। अब ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो सरकार और जनप्रतिनिधि के बीच में सामंजस्य बैठे, प्रशासन के बीच में सामंजस्य बैठे, और अगर इसमें हम सफल नहीं हैं तो इसमें जनता का दोष नहीं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी नाकामी है। कहीं ना कहीं जो अब जो है आने वाले समय में जो चुनाव की जो स्थिति, लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक है, वर्तमान में राजनीति का जो परिवेश है, ठीक है, उसके बाद में ये, उसके बारे में आपने बेहतर तौर से बता दिया। अच्छा, ये जो चुनाव आने वाला है, अब आएगा, अगर मान लीजिए आप भी टिकट के दावेदार हैं विधानसभा सदस्य से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बाय द वे टिकट नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या आप प्रभावी तौर पर इस चुनावी राजनीति में भाग लेंगे अगर आपको टिकट नहीं मिला तो? बहुत अच्छा सवाल किया है। टिकट तो मैंने सन 1996 में भी मांगा था, 2012 में भी मांगा था, 2017 में भी मांगा था और 2021 में भी मांग रहा हूं। मेरे राजनीतिक कालखंड में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें मेरी सक्रियता कम रही हो। मैंने राजनीतिक रूप से सबसे पहले सन 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जब दयाराम जी शाह का चुनाव हुआ, और उसके बाद सन 1984 में जब खुर्शीद आलम खां जी दिसंबर में लोकसभा का चुनाव लड़े, उस समय दयाराम शाह जी चुनाव लड़े थे। मैंने उस समय भी राजनीति में और चुनावी राजनीति में बल्कि पूरा समय दे करके लोकसभा में चुनाव में, और उसके बाद सन 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी चुनाव प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। दोनों ही चुनाव में मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन काल में कोई भी ऐसा चुनाव हुआ हो जिस चुनाव में मैंने फर्रुखाबाद जनपद की राजनीति में कार्यकर्ता और पार्टी के नाते काम ना किया हो। ये अलग चीज़ है कि संगठन ने मुझे जिस विधानसभा की जिम्मेदारी सौंप दी, मैंने उस विधानसभा में काम किया, और अगर विधानसभा के बाहर भी अगर कहीं सौंपने की बात आई तो उस विधानसभा के बाहर भी काम किया। 2017 में मुझे
15 दिनों के लिए अलीगंज विधानसभा के लिए काम के लिए भेजा गया। मैं 15 दिन लगातार अलीगंज विधानसभा में रहा और अलीगंज विधानसभा को चुनाव जिताने में भी अपनी भूमिका रही है। उसके बाद भोजपुर विधानसभा का सह प्रभारी के नाते जिम्मेदारी दी गई 2017 में, मैंने वो उसका भी निर्वहन किया। और उससे पहले भी 2012 में भी जब भी चुनाव हुआ या 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो फर्रुखाबाद सदर में लोकसभा के प्रत्याशी मुकेश राजपूत जी के विधानसभा का संयोजक भी रहा। उससे पूर्व मैं अमृतपुर विधानसभा का प्रभारी भी रहा। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं निष्क्रिय होकर के राजनीति में बैठ जाऊं। मुझे सक्रिय रहना है, राजनीति में ही रहना है, ये मेरा अपना लक्ष्य है। और बल्कि ये कहना चाहिए कि बचपन से लेकर के आज तक मेरे जो जीवन का राजनीतिक लक्ष्य है वो ये है कि मैं सही दिशा में काम करूं, सही दिशा में सकारात्मक दृष्टि से काम करता रहूं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ मैं काम करता हूं। चलिए, अगला सवाल है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, मान लीजिए ठीक है, आपको बीजेपी आप पर दांव आजमाती है, और उसके बाद में जो वर्तमान में जो स्थिति 4.5 साल में रही है, तो उन परिस्थितियों से लड़ते हुए आप फर्रुखाबाद में क्या आप अपनी तरफ से विकास का आपका एजेंडा क्या है, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है उसको भी आपने प्रभावी तौर पे देखा है, तो आपका अपना प्राथमिकता क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, फर्रुखाबाद में यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, मैं 2 चीज़ें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। नाली खड़ंजा, सोलर लाइट लगवाना, वाटर कूलर लगवाना, ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। ये जिसके पास भी जनता की निधि होगी वो कोई भी व्यक्ति करा सकता है। एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें क्षेत्र का विकास कैसे करना है। और दुर्भाग्य ये है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में नहीं रहा। मैं उससे हट कर के काम करना चाहता हूँ। मैं विधायक निधि या सांसद निधि से कहीं ब्रिक बनवा दूँ या नाली बनवा दूँ या सफाई करवा दूँ, ये सारे विकास के मापदंड पर खरे नहीं उतरते। ये सारे काम ऐसे काम हैं जो कि कोई भी व्यक्ति करा सकता है। मुझे ये सोचना चाहिए कि हम जनपद के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जनपद का दीर्घकालीन विकास हो। आज यहाँ पर रोजगार की समस्या है जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, और ये ऐसी समस्या है जिसका कोई निदान किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा नहीं। आज यहाँ अगर जाम की समस्या है तो इसके लिए किसी ने सोचा नहीं। आज अगर कोई विषय निकल करके आता है उद्योग धंधों के विकास के लिए, रोजगार के लिए, या पर्यटन के रूप में इसको स्थापित करने के लिए, या विकास के लिए जो हमारे कनेक्टिविटी का विषय है, वो सारी चीज़ों पर हम काम करने के लिए प्रयास करेंगे। आज जिस प्रकार के फर्रुखाबाद शहर के अंतर्गत बाहर गांव से हमारे आए हुए सारे लोग बसते चले जा रहे हैं, हमें इस विषय पर सोचना चाहिए कि हमको किस तरीके से सुनियोजित रूप से इनके स्थापना और इनके निवास की व्यवस्था करना चाहिए। जिस प्रकार से आवास विकास का एक निर्माण हुआ, उस प्रकार से हम शहर में 2 कॉलोनियों का विकास कर सकते हैं। हम एक पश्चिम दिशा में बरौन की तरफ एक कॉलोनी बना सकते हैं, एक याकूतगंज और भोजपुर के तरफ हम बना सकते हैं, जिससे कि शहर का दबाव और हमारी जाम की समस्याएं और उस तरीके की समस्याएं ना पैदा हों। यद्यपि ये सुझाव मैंने वर्तमान जनप्रतिनिधियों को भी दिए थे। मेरे पास वो 2 घंटे बैठे, मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारे उनको काम बताए, लेकिन मैं वो बताऊंगा, वो करूंगा जो दिखेगा। मैं केवल अखबार में या केवल घोषणा कर दूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। वो काम जमीन पर दिखे, उसके बाद मुझे लगे कि हाँ ये काम हुआ। जिस समय विषय एक आया था कि अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाना, एक अच्छा काम था, होना चाहिए था, लेकिन घोषणा पहले हुई, उस पर काम नहीं हुआ। रिंग रोड बनना चाहिए था, विकास होना चाहिए, लेकिन रिंग रोड का प्रस्ताव कहीं गया ही नहीं। केवल घोषणा करना और काम ना होना, दोनों में अंतर है। मैं वही करूंगा जो समाज में लोगों को खुली आंखों से दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये काम हुआ। फर्रुखाबाद में आलू एक पूरे इंटरनेशनल व्यवसाय माना जाता है। फर्रुखाबाद का आलू किसानों को पूर्व में जो सलमान खुर्शीद रहे हैं, उन्होंने भी मतलब यही किया। पूर्व में सलमान खुर्शीद भी विदेश मंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत सारे आलू किसानों के विकास की बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं जो था, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी वो सब गलत हवाई साबित हुई। तो अब क्या आने वाले समय में क्या आलू किसानों को भी कुछ मिल पाएगा? देखिए, 2014 में जब मुझसे प्रस्ताव मांगे गए थे विकास कार्यों के, तो उसमें मैंने ये प्रस्ताव प्रमुखता से दिया था।
और उसमें सबसे पहले उस समय चूँकि माननीय अखिलेश यादव जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसमें प्रयास किया कि वो आलू आधारित उद्योग जो है कन्नौज जनपद में लगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज फर्रुखाबाद के आलू को अगर ऊपर उठाना है या कहना चाहिए इसको आगे उद्योग के रूप में स्थापित करने की बात है, तो वो केंद्र में जो काम सरकार है उन्होंने इसके उद्योग की स्थापना के लिए मथुरा में तय किया है कि मथुरा में उस पर उद्योग लगेगा। ये हमारा विफलता है या हमारा कहना चाहिए सदप्रयास नहीं रहा कि इस उद्योग को हम फर्रुखाबाद और मैनपुरी के बीच में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मथुरा में हुआ है, तो फर्रुखाबाद और मथुरा में कोई बहुत अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि ये आलू की समस्या जो है इसका निराकरण मथुरा में उद्योग जब स्थापित हो जाएगा तो फर्रुखाबाद की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर माना जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आलू व्यवसाय जो है वो मथुरा केंद्र नहीं है, केंद्र फर्रुखाबाद है। तो क्या उस केंद्र को छोड़ के आप पता लगा मथुरा में स्थापित कर दीजिए, तो फिर यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो किसान है, तो वो लोग क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिताए और आने वाले समय में अगर वो वोट फिर से देते हैं तो क्यों देंगे वो? देखिए, दो चीज़ें हैं। फर्रुखाबाद में आलू उत्पादन अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फर्रुखाबाद और मथुरा के बीच में जब वहाँ पर स्वीकृत हो गया है, वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया है, तो उसको उठा करके फर्रुखाबाद ले आना ये मुझे आज के समय में संभव नहीं लगता है। क्योंकि जो चीज़ें जहाँ पर स्थापित होना शुरू हो जाती हैं वहाँ पर ही होती हैं। या तो ये प्रारंभ में ही इस पर प्रयास होना चाहिए था, और वो प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों ने किस स्तर पर किया या मथुरा के में किस स्तर पर हुआ, कैसे हुआ, ये सब सरकार और उन पर प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी अपनी कोई बहुत भूमिका नहीं है। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है कि सदर विधानसभा से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस परिवार में आज वर्तमान में विधायक है मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, वो उनका पूरा राजनीतिक कैरियर, उनका परिवार, माता पिता और वो स्वयं सब लोग राजनीति में है, तो उनको पीछे छोड़ के पार्टी आपको टिकट किस बेस पर दे, आपको क्यों टिकट दे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सही है कि सन 1977 के बाद जनता पार्टी से विधायक रहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए। भारतीय जनता पार्टी से विधायक वो सन 1985 में हुए, 80 वाला चुनाव हार गए थे, और उसके बाद उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हत्या हुई, और उनके बाद हमारी श्रीमती प्रभा द्विवेदी जी को टिकट मिला, और उनके निधन के बाद मेजर सुनील दत्त जी को टिकट मिला। लेकिन ये राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो मेरा परिवार जनसंघ काल से ही इस परंपरा में है। सबसे पहले सन 1967 में जनसंघ से मेरे पिता को विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया था, और चूंकि उस समय जनपद में संगठन मंत्री के नाते, जनसंघ के संगठन मंत्री के नाते चुनाव लड़ा था, और उस समय 1200 वोटों से चुनाव कांग्रेस के स्वर्गीय महरम सिंह जी के हाथों से पराजित हुए थे। उस समय चंद्रभान गुप्ता जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय बैलेट से चुनाव हुआ करता था, मतगणना में और अन्य चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन हुआ करता था, लेकिन आज वो सब चीज़ें रुक गई हैं। और जिस तरीके से आपातकाल के बाद जब परिवार टूट जाता है, और बचपन में हम लोग बहुत छोटे थे, कोई अपनी बात उस तरीके से नहीं कर सकता था, और पार्टी में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिला, ये सब चीज़ें पूरे शहर की जनता जानती है, प्रदेश का नेतृत्व भी जानता है। लेकिन 67 से लेकर के, या कहना चाहिए जनसंघ काल से लेकर के, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है कि प्रभात अवस्थी ने या मेरे परिवार ने कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, सिद्धांतों, विचारधाराओं के साथ कहीं खिलवाड़ किया या उनको छोड़ करके गए। आज उनको अगर सत्ता नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ करके बसपा में चले गए। आज नहीं मिलेगी तो उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। उनके परिवार की या कहीं विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, सिद्धांतों के साथ नहीं जुड़ी। मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के रीति नीति, सिद्धांतों के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। भले ही राजनीति में मुझे अवसर दे या न दे, लेकिन फर्रुखाबाद की जनता के बीच कोई ये कहने को नहीं है कि हाँ, इस परिवार के लोग
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी की पट्टी गले में डालूं या न डालूं, मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरे सिद्धांत अपने आप चिल्लाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये हिंदुत्व का है, हिंदू है, आरएसएस का है, जनसंघ का है। ये सोच मेरे अपने अंदर है, समाज में मुझे दिखाई देती है। अच्छा, कुछ दो सवाल ऑनलाइन भी आ गए हैं। बस अड्डा अभी पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि बस अड्डा 4.5 साल निकल गया और 4.5 साल भर क्योंकि बस अड्डा सरकार बनने से पहले बन चुका था, और इस 4.5 साल में सिर्फ अगर उसका कुछ नहीं हो पाया है तो केवल आपका एक वहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सरकार नहीं चालू करा पाई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो भी पीड़ा है। देखिए, बड़ा अच्छे सवाल किया है। वर्ष 2017 के चुनाव के 1-1.5 साल बाद हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे बड़े भाई मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी हमारे पास आए, बोले मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ, और विकास कार्यों के विषय में उन्होंने चर्चा की। लगभग 2.5 घंटे हमारे पास बैठे और बोले क्या करें, प्रभात बताओ, कुछ होना चाहिए। मैंने कहा आप विधायक हैं, आप जो चाहें करिए। उस समय मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि जैसे बरेली में सैटेलाइट बस अड्डा बना हुआ है, वैसे फर्रुखाबाद को जाम की समस्या से निराकरण के लिए फर्रुखाबाद में भी एक बस अड्डे का निर्माण होना चाहिए। मैंने उनको बताया था। उस समय स्वतंत्र देव जी परिवहन मंत्री थे, जो आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप एक प्रस्ताव दीजिए स्वतंत्र देव जी को कि एक बस अड्डा जो है, जो सैटेलाइट जैसे बरेली में बना हुआ है, वैसे बघार के पास बनाया जाए, जिससे कि आगरा और दिल्ली वाले रूट की जो बसें हैं वो वहाँ से निकलें। केवल फर्रुखाबाद के अंदर जो है बरेली, हल्द्वानी या उत्तरांचल से आने वाली बसें जो कानपुर की ओर जाती हैं वो बसें जाएं, तो बस अड्डे का जो लोड कम हो जाएगा और जाम की समस्या भी निजात होगी। और इस प्रस्ताव को दिया जा सकता था, बनाया जा सकता था। और माननीय हमारे बड़े भाई सुनील दत्त द्विवेदी जी ने, जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने इस पर हामी भी भरी, और वो प्रस्ताव गया कि नहीं गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन काम नहीं हुआ है ये मुझे ज़रूर मालूम है, ये सबको दिखाई देता है। और ये प्रस्ताव होना चाहिए था, और इससे बहुत सारा काम, शहर को एक जाम की एक अच्छी निजात मिलती, जिससे कि आज जो समस्या बनी हुई है इसमें हम सब अच्छी दिशा में एक पहल करके मुक्ति पा सकते थे। मेरा अपना प्रयास होगा, यदि मैं चुना गया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार रही, तो मैं इस काम को प्रमुखता जरूर दूंगा। बहुत सारे आरोप लगते हैं राजनीति में आने के बाद में, जैसा कि मेजर सुनील दत्त के भी लगातार कुछ आरोप लगे हैं कि वो कुछ चंद लोगों में सिमट कर रह गए, 4.5 साल में लोगों से कनेक्टिविटी बहुत कम रही है, ऐसा क्योंकि जो आम जनता है बहुत सारे लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस दौर में आए और अगर आप इस दौर में राजनीति के पूरे खुले आसमान के नीचे आए, तो लोगों से क्या कनेक्टिविटी कम नहीं होगी, कम तो नहीं होगी आपकी कहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी विधायक भले हो गए हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे। वो अपनी मां के निधन के बाद विधायक हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में उनकी कोई पहचान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, एक एक व्यक्ति को जानता हूं और इस शहर के रहने वाले लोगों को पहचानता हूं, और मेरे रक्त में चापलूसी या चाटुकारिता नहीं है। मैं कल भी साफ था, आज भी साफ हूं और भविष्य में भी साफ रहूंगा। मुझे वह चीज़ें बहुत प्रभावित नहीं करती जो अन्य लोगों को प्रभावित करती हैं। मेरे साथ जो भी स्वाभाविक है, जब सत्ता आती है, पद आता है, तो लोगों के आने की संख्या बढ़ती है, लेकिन अपनों को पहचानने की शक्ति व्यक्ति के अंदर स्वयं की होनी चाहिए। वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, बाहर से नहीं आ सकती। ये अपनी क्षमता स्वयं में विकसित करनी चाहिए। अवश्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा फर्रुखाबाद के इस पूरे मसले को बहुत विस्तार से बताया, और आने वाले समय में अगर बीजेपी पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को आप विकास के अगले पद तक ले जाएंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।